देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, क्या पाकिस्तान में हवा का रुख बदल रहा है? सवाल क्या शतरंज की बिसात पर मोहरे इस तरह सज चुके हैं कि पाकिस्तान में अब किसी भी वक्त शय मात होने वाली है। आज मुल्क में तीन ऐसी कहानियां एक साथ जन्म ले रही हैं जिन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों में जलजला बपा कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं उस माशी तरक्की की जिसका ढंडोरा तो पीटा जा रहा है लेकिन अवाम की जेबें खाली हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि हमने मईशत संभाल ली और संभाल ली, लेकिन हकीकत क्या है? सवाल। बिजली के बिलों को देखें, आईपीपीज के साथ मुआहिदों की वजह से आवाम पर वो बोझ डाला गया जो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी गई, जबकि बड़े मगरमच्छ अब भी नेट से बाहर हैं और बाहर ही रहते हैं। सिर्फ दावों से पेट नहीं भरता, जब तक सरमायाकार भी नहीं आते, सरमायाकारी नहीं आएगी मुल्क के अंदर और आम आदमी की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ेगी। ये पॉलिसियां कागज की टुकड़ों तक और कागजों की हद तक तो आम आदमी को के लिए शायद कामयाब हो सकती हैं, लेकिन अवामी अदालत में ये बुरी तरह नाकाम नजर आती हैं। जहां नाकाम नजर आती हैं, वहीं पे आज की सबसे बड़ी सनसनी वो नाम जो बरसों से एक मुअम्मा बना था, जो रुपोश था, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, मुराद सईद, वो मंजर आम पर आ गए हैं। लेकिन उनकी वापसी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। फिर जमान पार्क में कासिम और सुलेमान के कमरे में पनाह ली, वो मंजर जो उन्होंने खींचा है कि इमरान खान ने उन्हें तस्बीह, खजूरें, एक बुलेट प्रूफ जैकेट देकर रुखसत किया। सुनिए, आइए वो क्या कहते हैं। खान साहब के लिए बिछाया गया था। उसके बाद मुझे सख्ती से मना किया गया। फिर कुछ दिनों के लिए मैं अपने दोस्त, अपने भाई खालिद खुर्शीद भाई के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया। खालिद खुर्शीद, आपको पता है, आप जानते हैं कि उनके साथ मेरा दोस्ती का भाइयों जैसा और बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा वहाँ पे जितना उनसे हो सकता था। और फिर उसके बाद खान साहब का फ़ोन आया खालिद को और वो मुझे वापस जमान पार्क लेके गए। जमान पार्क में मैं कुछ दिन क़याम मैंने किया। वो खान साहब के घर में जो सुलेमान और कासिम का कमरा है वो मेरे लिए उन्होंने तैयार करवाया। मैं वहाँ पे रहने लगा और मेरा मतलब पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी। फिर एक ऐसा मौका है कि खान साहब की पेशी के दौरान मैं उनके साथ निकल गया, तो उस पर खान साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और यही अल्फाज थे उनके कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है और मर कर तुम क्या कर लोगे, क्या फ़ायदा ऐसी बेवकूफ़ी का। फिर उसके बाद इवन के उन्होंने जमान पार्क की जो खान साहब जी, तो सवाल अगेन यही है कि आखिरकार एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि ये महज एक के जज्बाती दास्तान नहीं है, बल्कि ये सवालात एक पंडोरा बॉक्स के जैसे लगते हैं कि आखिर इतने सालों बाद अचानक मंजर आम पर आने का मकसद क्या है? क्या ये बड़े सियासी ब्रेक थ्रू की तैयारी है, या फिर पसे पर्दा मामला तय पा चुके हैं, या फिर ये किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले का सुकून है? मुराद सईद का अचानक सामने आना इस बात का इशारा है कि पीटीआई की सियासत में अब कुछ गैर मामूली होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दिनों में शरियार आफरीदी मंजर आम पर आ गए और तीसरी जानिब बडियाला जेल की दीवारों के पीछे से आने वाली खबरें भी तशवीशनाक रुख इख्तियार कर गई हैं। रीमा खान के हालिया बयान ने सियासी दर्जा हरारत को नुक्ता अंजुमात से ऊपर पहुंचा दिया। वो कहती हैं कि खान के साथ वही सलूक करने की कोशिश की जा रही है जो मिस्र में सदर मुर्सी के साथ हुआ था। हम देखना चाहते हैं कि कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया जा रहा है। ये एक संगीन इल्जाम है जिसने इंसानी हुकूक और सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। एक साबिक वजीर आजम की सेहत पर इस तरह सवाल उठना रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज का मंजरनामा इंतहाई पेचीदा है। एक तरफ माशी पॉलिसियों की नाकामी का बोझ है, दूसरी तरफ मुराद सईद की सूरत में गुमशुदा मोहरा वापस बिसात पर नजर आ रहा है, और तीसरी तरफ बानी पीटीआई की जिंदगी से मुतालिक संगीन खदशात का भी सामना है। क्या मुराद सईद की वापसी किसी डील का हिस्सा है या ढाल बनने की नई तैयारी है? क्या हुकूमत मौशी महाज पर आवाम को कोई बड़ा रिलीफ देने में कामयाब हो पाएगी या कश्ती डूबने के करीब आ चुकी है? इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है मौला बख्श चांडियो साहब हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब आपका। मेरे साथ रमेश सिंह अरोड़ा साहब है, सूबाई वजीर पंजाब में मुस्लिम लीग नून से। आपको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। सेंटर मौला बख्श चांडियो साहब की तरफ जाऊंगी। मौला बख्श चांडियो साहब, इस वक्त जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से, माजी में हुकूमत के अपने ही जो बयानात हैं वो अब उनके गले का फंदा बनते नजर आते हैं। वो ये कहते थे कि जब भी पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो समझ लो वजीर आजम चोर है। ये मैं नहीं कह रही, ये
इस वक्त की मौजूदा वजीर आला के माजी के दिए गए बयानात हैं, मौजूदा वजीर आजम के माजी में दिए गए बयानात हैं, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि महंगाई मुकाओ मार्च होता था, कराची से इस्लामाबाद तक मार्च होता था, अब वो मार्चेस कहाँ है, लोग क्या करें। एक आम आदमी जिसकी 30-35 हजार तनख्वाह है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइवेट हाउसेस का क्या हाल है, और हर कोई सरकारी नौकरी तो नहीं करता, हर एक के पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं है उस तरह से। तो सर आप कैसे देखते हैं एक आम आदमी कैसे अपनी जिंदगी गुजारे? कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान किसी एक बहरान में नहीं गिरा, पाकिस्तान कई बहरानों में गिरा हुआ है, जिसमें सबसे खतरनाक बहरान सियासी बहरान है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं, उस मुल्क में किसी भी पॉलिसी में इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई बेहतरी की बात हुकूमत कर नहीं पाएगी। एक बात तो मेरा ये ईमान है। दूसरी बात ये, आप हुकूमत की तरफ कहती, हुकूमत तो कहेगी इत्मीनान करो इत्मीनान करो, यहाँ इत्मीनान की बात नहीं है, यह नतीजे की बात है। नतीजा क्या है? नतीजा बेचैनी है, महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। इतनी महंगाई तो कभी नहीं रही है। जब खान साहब की हुकूमत थी तो मुझे बुजुर्ग के बयान याद है। खान साहब के बुजुर्ग कहते थे कि हमारी तबाही महंगाई लाई है, तो वो तब की मामला चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भले मौजूदा हुकूमत कहे कि इत्मीनान बख्श सूरत हाल है, इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं है। लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत महंगा है। जैसे जैसे तेल की, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के लोगों का जीना उतना ही हराम हो जाता है। अभी कहते हैं दुनिया में कम हुई है कीमतें, यहाँ तो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है, वो उनके अपने टैक्सेस की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो सूरत हाल तो इत्मीनान बख्श नहीं, अच्छी नहीं है। इत्मीनान बख्श अच्छा लगता है, अच्छी नहीं है सूरत हाल। अब होता क्या है, अभी लोग कह रहे हैं करेंगे, मार्च करेंगे और ये करेंगे और जुलूस निकालेंगे। मैं डरता एक और बात कहूँ, ये सारे लोग मिलकर, अगर मुसीबत ज़दा लोग मिलकर कोई एक ही जुलूस, एक मिलकर जुलूस निकाल लिया ना, तो इस मुल्क के जुलूस के साथ, इस हुकूमत के जुलूस के साथ साथ बहुत सारे लोगों के जुलूस निकलेंगे। राइट सर, एक चीज और भी है इसमें कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महंगाई का तो बोझ हमारे पास है, मईशत किधर जा रही है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। डे टू डे बेसिस पे लगता है कि हम पाकिस्तान को जला रहे हैं। पिछले 69 सालों से 70 तकरीबन जो है 77-78 सालों से 77-78 ईयर्स हो गए, लेकिन अब मसला ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनती। पॉलिसीज बनती है तो एक हुकूमत आती है, अगली पॉलिसीज बनाने बैठ जाती है, पुरानी पॉलिसीज जो है वो माशी तौर पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। और यही हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है बाहर का भी, उसकी भी यही जो है वो एक तरीके से अगर कहा जाए कि उसकी भी यही गिले शिकवे होते हैं और उसका भी यही ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो ये हम सबके सामने, हम सबको पता भी है कि कहाँ पे मसले हैं, लेकिन फिर भी हल नहीं हो रहे हैं वो मसले। देखिए वजह क्या है? और खासतौर पे अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो मेरे ईमान की बात है ना, सियासी इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान में, यकीन जाने एक मुआशी बहरान भी इसके साथ होगा। जहाँ इस शिद्दत का मुआशी बहरान हो, जहाँ इस किस्म की शिद्दत के साथ सियासी इस्तेहकाम न हो, वहाँ बेचैनी होनी है। अब मसनूई तौर पे कितना इसको रोकेंगे, रोक सकते हैं तो रोक लें, लेकिन मसनूई सूरत चलेगी नहीं। इनको असल बात पे आना पड़ेगा। अब उसका नतीजा क्या निकलता है वो आप लोग भी, सुन रहा हूँ तस्वीर दोस्तों की, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, भाई सब कुछ हो सकता है। जब आवाम बेचैन होंगे, आवाम परेशान होंगे, आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा, तो कोई भी इंतहाई कदम हो सकता है, चाहे वो पब्लिक उठा ले या चाहे कोई इदारा उठा ले। सूरत हाल तो एक ही हो जाएगी। इदारा उठाएगा तो भी इस्तेहकाम के नाम पे उठाएगा। अब ये और बात है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस्तेहकाम पे उठाए गए कदम से इस्तेहकाम मुल्क को हासिल हो सकता है इस बार हो जाए, क्योंकि सबके सब लोग एक शख्सियत पर मुत्तफिक हो गए हैं। वो समझते हैं वो वर्दी में है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम लोग इक्का दुक्का छोड़कर या पीटीआई को छोड़कर सारी पार्टियां जैसी मुत्तफिक है कि वही निजात दहिंदा है। अगर वही निजात दहिंदा है तो हो सकता है वो निजात इस मुल्क को दिलाए बहरानों से। पर मुझे नहीं लगता
कि इतनी जल्दी बहरानों से हमारी जान छूटेगी, इसका नतीजा कोई खतरनाक निकलेगा। अच्छा चले, ये तो हमारे अपने हाउस की बात है ना मौलवी बख्श आडियो साहब। अगर अगेन देखिए पॉलिटिकल, अगर हमारे पास हम समझ रहे हैं कि अगर बहरान है भी, लेकिन अब इस वक्त तो देखिए ना, आप और PMLN मिलके बड़ी अच्छी फॉर्मुलेशन हुई, बहुत अच्छी ज्वाइंट वेंचर हुई, और फिर हमने देखा कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी पाकिस्तान ने गेन किया काफी ज्यादा। लेकिन बावजूद उसके देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बार बार हमें नजर आ रहा है कि वो इन्वेस्टर को हम क्यों नहीं ले पाए। अभी हमने इतनी बड़ी जंग रुकवा दी, उससे भी हमने कोई बेनिफिट्स नहीं लिए कि जी हम लोगों को ले आते कि भाई अब आ जाओ, देख लो हम कितने सेफ है, देख लो हम कितने पीसफुल है, देखो हमारे कितनी ट्रांसलेटर जो है वो देर कर ये हमारी खुशफहमी है कि ये जंग हमने रुकवाई है, ये हमारी खुशफहमी है, लेकिन इसमें हमारा किरदार बहुत अच्छा है। इस किरदार में पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन। अच्छा, ये हमारी खुशफहमी है, ओके। लेकिन ये खुशफहमी है कि ये जंग हमने रुकवाई है। जब हम क्या, हमारा अपना क्या किरदार है इसमें? जब अमेरिका और ईरान ने जिस रवैया अख्तियार किया है, उसके नतीजे में जंग ठंडी हुई है, कम हुई है, लेकिन खत्म अभी तक नहीं हुई है, सीधी बात। और दूसरी बात, मैं जिस बात से डरता हूँ ना, वो अपने मुल्क के शोर और शराबे और बहरान से डरता हूँ। बाहर के बहरान नहीं डराते मुझे, अपने मुल्क में बेचैनी है, अपने मुल्क में बज़ाहिर खामोशी आपको नजर आ रही है, चुप लग रही है, और खुदा न करे ये चुप टूट गई तो क्या होगा आप समझ नहीं पाते। लेकिन एक आसरा है, एक उम्मीद आप है, बहुत एक शक्ति सही तरफ इशारा कर रहे हैं जी मौलवी बख्श आडियो साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब की तरफ जाती हूँ। रमेश साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे रमेश सिंह साहब की आवाज नहीं आ रही। मूविंग फॉरवर्ड, मैं फिरदौस भाई की तरफ जाती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया हुआ है। फिरदौस भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मुझे अब आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ गई है। मैं एक्चुअली चाइना में हूँ इस वक्त और यहाँ से प्रोग्राम कर रही हूँ, सो शायद सम अगर ग्लिचेस ना आए तो आई एम श्योर कि हम स्मूथली कर लेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है मैम। चले, ओके, वेरी वेल डन। मैं पहले आपसे ही सवाल कर लेती हूँ, फिर मैं फिरदौस भाई की तरफ भी जाऊंगी। रमेश साहब, हम देख रहे हैं कि माशी एतबार से हम बहुत वीक हो गए हैं। एक आम आदमी, आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल है उसका गुजारा होना। 35,000 तनख्वाह में, 40,000 में वो कैसे पूरा करेगा? जो एक 414 रुपए इस वक्त हमने पेट्रोल की कीमत कर दी है, वो क्या करेगा? ये माजी में आप लोग हमें बताते थे कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी तो वजीर आजम चोर है, समझ लें। फिर कल हुजैफा साहब को मैं देख रही थी एक प्रोग्राम में बैठ के, वो इस बात को कन्फेस कर रहे थे कि जी हाँ, लोग जो है टैक्स नहीं देते तो हमने 200 रुपए लेवी लगा के सबसे टैक्स ले रहे हैं। अरे तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा, या वो सैलरीड क्लास आदमी कहाँ जाएगा जो टैक्स दे रहा है? अगर आपको टैक्स ही लेना है तो आप एग्रीकल्चरिस्ट पे टैक्स लगाएं, अगर आपको टैक्स ही लेना है तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट पे टैक्स लगाएं, अगर आपको टैक्स ही लेना है तो पाकिस्तान की अशराफिया पे टैक्स लगाए ना, वहां से टैक्स ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां हम फेल हो गए, तो हमने सोचा कि गरीब की कमर को और तोड़ दें। क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी। मैं तो समझा था आज का आप प्रोग्राम करेंगी कि आज जनाब हमने अभी भी 10 मई को हमने सेलिब्रेट किया है। 10 मई हमारा फतह मरकबार का हक है। हमने, पाकिस्तान ने अपने ना सिर्फ दुश्मन पे गलबा डाला बल्कि पाकिस्तान दुनिया में सुरखरू हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन का बेशक वो सारी चीजें हो चुकी है। कल तक 10 में चला क्या? रमेश साहब अभी चला ही है 10 में, हमने कल तक यही किया है, मुझे कल बात तक तो यही करने किया हम दीजिए ना। सबने। मेरी भी तो अर्ज सुन लीजिए ना। आप अपना प्रोग्राम कर रही है, वो आपको हक का सवाल करेगा, मुझे हक दे मुझे बोलने का। ये तो आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल का भी जवाब आपको दूंगा। तो आज मैंने कहा हम सब ने ये कल तक हमने सेलिब्रेशंस कर ली कल तक जी। तो फिर अभी हम दुनिया को बताए ना, ये तो अभी हमने ये देखो, ये इतना बड़ा आपका फतह मार्का है कि ये जनाब इसको तो दुनिया को आपको बार बार बताना चाहिए। और इस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं ना सिर्फ अपने खित्ते के अंदर अमन की, आप दुनिया भर के अंदर अमन की बात कर रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रही हैं, आपको ये भी बताना चाहिए कि 9 मई जो सानिया हुआ था, जिसपे जिना हाउस पे अटैक हुआ था, जिसपे हमारे शोहदा के पुतले जलाए गए थे, जिसपे हमारी जो बहुत सारी तनसीबात है उनके ऊपर अटैक किया गया था, आज
उनको सजा मिलनी चाहिए। आज उनको जब सजा मिल रही है तो आज आप उनको हीरो बना रही है, फलां बाहर आ गया, डमका बाहर आ गया, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? वो कौन से 30 बार खान उन्होंने क्या इस पाकिस्तान को चार लगाया? वो उन्होंने इस पाकिस्तान को बदनाम किया, उन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात पे अटैक किया है, उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को हिला के रख दिया। और आज अब ये जो बातें जितनी कर रही है, आज ये हमें क्यों IMF के पास जाना पड़ रहा है, आज ये क्यों उनकी नालायकी है। रही बात, आज आपको अच्छा खासा पता है कि इस वक्त इंटरनेशनली ये जो दो एटमी ताकतें हैं उनकी लड़ाई की वजह से इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है। पाकिस्तान अभी भी जिस हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी हमने उसको सब्सिडाइज किया हुआ है। प्लस हमने IMF के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, IMF के साथ हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं और हमने उनको फॉलो करना है। क्या हम कुछ लोगों की जिन्होंने इस पाकिस्तान की चूल्हे हिला के रख दिया, आज हम उनकी बातें सुने? भाई इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स, अगर ये जंग ना होती तो बहुत बेहतर की तरफ जा रही थी, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर की तरफ जा रही थी। हमने डिस्काउंट रेट, जब इन फरिश्तों की हुकूमत थी 22% डिस्काउंट रेट था, वो कम करके हम 10% पे लेके आए थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी पहिया तेजी से चल रहा था, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुअली हमने डॉलर को जिस तरीके से रोका हुआ, अदरवाइज तो ये डॉलर किधर चल रहा जाता। तो ये वो सारी चीजें हैं कि आज हमने पाकिस्तान को, सबसे बड़ी बात, हमने पाकिस्तान को उम्मीद दी है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर आना चाह रहा, हमने उसको कॉन्फिडेंस दिया है। पाकिस्तान के अंदर नौजवान को आज पता चला है कि नौजवान का फ्यूचर बड़ा यहाँ पे ब्राइट है। आज हम मिलके पाकिस्तान के अंदर एक जमात को, तो मैं अब उनको क्या कहूँ, जिस तरीके का उन्होंने 9 मई को, जो 9 मई का स्थान है वो भूल सकते हैं? जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम किया, और फिर मैं पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की आवाम को अप्रिशिएट करता हूँ। उस दौर में जब पोलराइजेशन थी, जब पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को डिसइंटीग्रेट कर दिया, उस पूरे प्रोसेस के बावजूद पाकिस्तानी कौम, जब ये बार बार कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ नहीं है, पाकिस्तानी कौम यकजा हुई, यकजा होकर इकट्ठी हुई, और इकट्ठे होकर पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का जो मोहब्बत का, जो अमन का नैरेटिव है, न सिर्फ वो दुनिया को दिया, बल्कि ये दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम अमन की खा है। लेकिन अगर अमन को हमारी कमजोरी समझेगा तो हम सब मिलके ना सिर्फ इस मुल्क का दिफा करेंगे, बल्कि आपने पाकिस्तान को हमारी तरफ मैली आंख से देखिएगा, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अब रही बात ये जिनको आप हीरो बना रही है, ये किस चीज के हीरो हैं भाई? इन्होंने क्या ऐसा इस मुल्क के लिए किया है? ये 3.5 साल इस मुल्क में रहे थे, ये इक़्तिदार में थे। आप जरा इनसे पूछे 3.5 साल की इनकी कारकर्दगी क्या है? आज हमें आए हुए 2 साल है। पंजाब के अंदर आज जिस सूबे की आप रिहायशी है, उस सूबे के कराची के लोग कहते हैं हमें मरियम नवाज शरीफ चाहिए बतौर वजीर आला। आज KPK के लोग तंग आ गए हैं, बदजन हो चुके हैं, आज वो कहते हैं हमें मरियम नवाज शरीफ चाहिए बतौर वजीर आला। क्यों? क्योंकि हमने आके जहाँ पे लोगों को एक उम्मीद दी, वहां पे हमने लोगों के जो मसाइल थे उनका हल निकाला। आज पंजाब के अंदर आप देखें कि चाहे वो आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो मेरा अपना डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, चाहे आप किसी और डिपार्टमेंट की बात करती हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करती हैं, चाहे आप एजुकेशन की बात करती हैं, चाहे आप हेल्थ रिफॉर्म्स की बात करती हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जिस तरीके की आप बात करिए, हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुआशी पहिया चल रहा है। हाँ, वक्ती तौर पे इस वक्त इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। मेरी कल यूरोप के अंदर बात हो रही थी, जब सुन लीजिए, जब मैं यूरोप में 6 महीने पहले पेट्रोल की प्राइस 1.6 यूरो थी, आज वहाँ पे 2.6 यूरो होगी। तो अब वो लोग क्या कहेंगे, यहाँ की हुकूमत चोर हो गई है? तो इसलिए खुदा के वास्ते कुछ इंटरनेशनल मैं नहीं कह रही, ये आप लोग बताते थे, ये आप लोग कहते थे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मैं नहीं कह रही, मेरे अल्फाज नहीं है ये, ठीक है? कर सकते थे, इसलिए हम कहते थे वो चोर है। ये आप लोग बताते थे कि 150 रुपए पे पेट्रोल है तो वजीर आजम चोर है, आपने 450 450 पे पेट्रोल कर दिया, ठीक है? ओके, आपका व्यू पॉइंट आ गया है, आई रियली रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट, आपका आ गया है। मूविंग टुवर्ड्स फिरदौस के नाम पे चोरी नहीं की, ठीक है? ओके ओके फिरदौस, सरमाएदार से पैसे उठा के अपने पर्सनल अकाउंट्स में ठीक है? ओके, दिस इज योर व्यू पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट. Okay, this is a very pertinent point. I've got it. Let me moving towards the Firdaus bhai. Firdaus, जी सर,
बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ जाती हूँ। फिरदौस साहब, मुराद सईद साहब एकदम से सामने आ गए हैं, जबकि वो अब तक छुपते छुपाते फिर रहे थे। उनके ऊपर बेतहाशा केसेस हैं, 9 मई के हवाले से भी उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, और वो केसेस जो है उसका सामना कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, और वो अब अचानक से आके उन्होंने जो बात की है, ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से आ गए या उनको आना पड़ा है? और दूसरी तरफ जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत के हवाले से, आप क्या समझते हैं? मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें जी। मुझे अगर आप इजाजत दे देता तो मैं पहले हजरत के कुछ सवालों का जवाब दे दूं जो उन्हीं ने बातें कर रहे थे, जी आप की जाता तो ये पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे। जी जी 2022 तक इमरान खान का 3.5 साल हुकूमत थी। आज हम कब कहाँ खड़े हैं? 2026 में। ये 3.5 साल का रोना जी रोएंगे या अपने 4 साल की कारकर्दगी बता रहे थे? एक। दूसरे, हमारे जमाने में जो इंटरेस्ट रेट था नया पाकिस्तान हाउसिंग पे हम 7% दे रहे थे। ये 22% तो उस वक्त हुआ जब इनके यहाँ महंगाई की शरह 38% पे पहुंच गई थी। इनको याद नहीं रहता कि 22% कितने पहुंचाई थी पीडीएम 1 ने। इतनी अच्छी सूरत हाल है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बेरोजगारी की जो शरह दे रही है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दे रही है। किसान की जो बदहाली है, जो गंदम का क्राइसिस इन्होंने 2000 रुपए मन गंदम करके क्रिएट किया है, दर किसी किसान से जाके इंटरव्यू ले लीजिए। इन्होंने पूरी SIFC बना दी, कहा हम $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हर साल लाएंगे। किधर गया? आया। फिर इन्होंने कहा कि हम जो है वो रेयर अर्थ, पाकिस्तान के पास इतने जखीरा है, इतना जखीरा है कि पाकिस्तान के सारे कर्जे 1 साल में उतर जाएंगे। वो किधर गया रेयर? फिर इन्हें कहा सोना ही सोना है, सोना ही सोना है, अब तो किसी बात का भी रोना नहीं है। वो सोना भी नहीं निकला। फिर इन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी कुटाई लगाई कि सारी दुनिया जो है हमारे JF थंडर को खरीद रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी 100 जहाज का ऑर्डर दे दिया। किधर है भाई वो ऑर्डर? और आपकी सलाहियत कितनी है? आप सारी बातें करते जाते, आप देखिए आपने कर्जे कहां पहुंचा दिए। आपने अपने इस 3 साल दौर में 55 ट्रिलियन से 82 ट्रिलियन पे पहुंचा दिए। आप ये बताइए कि तरक्की आई किधर है? गरीब पिस के रह गया। अब फिर महंगाई की शरह 15% पे आ रही है। भाई आपको तो मेरे खौफ और खतर ही नहीं होना चाहिए। इमरान खान को आजाद करो यार, एक इलेक्शन करा लो 17 सीटों वालों। 4 फरवरी का 8 फरवरी का कोई जिक्र नहीं करेंगे कि पूरी इलेक्शन की जमहूरियत लूट डाली किसी ने। सिविलियन सुपरमेसी का जनाजा निकाल दिया। आइन को और जो कुछ भी जो थोड़े से इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम में बिलीव करते हैं, दुनिया से पूछ ले। पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे? TLP जैसी पार्टी को गायब कर दिया एक दिन में। आप बता दें, आप तो बड़ी वेल इन्फॉर्म है, खादिम हुसैन रिजवी साहब पाए किधर जाते हैं, उनके भाई किधर पाए जाते हैं, उनकी जमात के बाकी लोग किधर पाए जाते हैं? वो पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही? वो सफाई 80 से मिट गई। ये खुद भी नहीं बता पा रहे कि किधर है। मैंने 4 प्रोग्रामों में PMLN वालों से पूछा ये सवाल। ये है पाकिस्तान की जबरदस्त ह्यूमन राइट्स। बलूचिस्तान का मसला, वहां तो PTI की हुकूमत नहीं है, 1974 से चल रहा है। आज कितने साल हो गए? 52 साल। हल क्यों नहीं होता? टोटल मिलिट्री डोमिनेशन है। अब वही मसाइल जो है वो KPK के अंदर भी शुरू हो रहे हैं, स्प्लिट है। तो जो ये पता नहीं कि दुनिया से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम कहीं और खड़े हैं। अगर इतनी आला मकबूलियत थी, देखिए हमने जबरदस्त काम किए, मार के हक में नहीं डिस्क्रेडिट करूंगा। हम बकौल मेरे लीडर के, ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। हमने इस वक्त इस जंग के अंदर एक बड़ी टाइट रोप वॉक की
कि हम सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग में शामिल नहीं, और हमने अपना फैक्ट भी रख लिया और ईरान के साथ लड़े भी नहीं, खराज तस्लीम। लेकिन इस पाकिस्तानियों का मसला बहुत खराब है। पाकिस्तानियों के हालात कोई अच्छे नहीं है। पाकिस्तानी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी। बाइंग पावर किधर गई? जो आपकी चीज 100 रुपए में आप खरीदते थे, 58% डिक्रीज हो गई। यानी आज आपको वो 100 रुपए की चीजें खरीदने के लिए 170 रुपए खर्च करने पड़ रहे। तनख्वाह बढ़ाई है इतनी, उस हिसाब से 11 बिलियन का जहाज खरीद लिया। एक गरीब मुल्क की वजीर आजम को ये करना चाहिए। साफ सुथरा पंजाब है, तनख्वाहें दी नहीं है, साफ सुथरा पंजाब है। अरे हम तस्वीरें दिखाएं पंजाब की, वो फोटो ऑफ टिकटॉक जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मरियम, उनसे अच्छी तो वजीर आजम कोई है ही नहीं। आए इलेक्शन लड़ लें यास्मीन राशिद के खिलाफ, चैलेंज से कह रहा हूं, घबराने की क्या बात है। आए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जिम्मेदारी से पीटीआई की है। क्या ये जमहूरी पसंद पार्टी नहीं है? माजी में तो ये भी कहते आए ना कि जी 2018 का इलेक्शन पीटीआई ने लूटा था, 2013 का इलेक्शन में जो है पीपी ने लूटा था, और 2007 का इलेक्शन पीएमएलएन ने लूटा था। ये तो लूटने की तो कहानी 1970 से चल रही है। जिस मुल्क की सियासी जमातें अपने लिए 50 साल के अंदर एक ऐसा निजाम ना बना सके जिसमें हमारा हिस्सा 3.5 साल है, जिसमें हमने वोटिंग मशीन की बात की, जिसमें हमने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट की बात की। ये कहते हैं हमने क्या किया? हमने कोविड का पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया जाता है, बिलियन ट्री सुनामी का पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया जाता है। इन्हीं ने अगर इतनी, हम कहते हैं कि हमने खुद, इनका रिकॉर्ड कह रहा है कि 6.5% हमारी तरक्की 1 साल और 6% उससे पहले साल, और उस वक्त हम इख्तिदार में नहीं थे। ये कौमी असेंबली के नेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट के अंदर बाकायदा दर्ज है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट, नॉट अ पीटीआई डॉक्यूमेंट। लाए, इनकी तरक्की क्या है? बड़ी जबरदस्त मईशत चल रही है। पहले साल -0.43, दूसरे साल 1.47, तीसरे साल 2.5, अब फिर नेगेटिव। ये देखें कैसी कैसी चला रहे थे। बाशी सूरत हाल पे हम बहुत ज्यादा इस वक्त पीछे हैं और बुरे सूरत हाल में है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका, सरदार अमीर सिंह अरोड़ा साहब आपका, और मौला बख्शानी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेशुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना में, शिनजियांग में, और शिनजियांग में हम 6 मई से हमारा ये ट्रिप शुरू हुआ था जिसमें हम यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो शिनजियांग टुडे मीडिया हब की तरफ से हो रहा है। और आज मेरे साथ शिनजियांग टुडे मीडिया हब से मर्जिए नुसरत मेरे साथ मौजूद है, जो कि एक रशियन रिपोर्टर है। सो वी वेलकम हर इन आवर प्रोग्राम एंड लेट्स स्पीक विद हर दैट how this program is initiated by them and what was the idea behind of this all. So welcome to Marcia. How are you? Hi, how are you? I'm fine. I'm good. Thank you so very much for giving us your valuable time for our program. So Marcia, how is the experience of working with Xinjiang Today Media Hub, and what was the initiative behind all this program? Because this is the influencers program, first season, I mean, and so you have planned more seasons as well. So what was the basic initiative and how more seasons you people are planning? Hello, everyone. I'm Rita. Welcome to Xinjiang. Thank you.
I am a reporter of Xinjiang Today Media Hub. We organize this influencers in Xinjiang 2020 and 26. Yeah. This is our first season. Okay. Last year we have already organized 4 seasons. Okay. In 25. And why we are inviting the world to Xinjiang? I want to talk about a place that's been misunderstood for too long, Xinjiang, and why right now we are extending a very open invitation to people from every corner of the world. First, we have to witness the human skill development. Xinjiang is not just about deserts and mountains, and through those are broadcasting. It's about communication growing. Yes, we have to invite you guys from all over the world to see the real Xinjiang, and you have to over the past decades, new schools, hospitals, roads, and so many high-speed rail lines have been built in places. Yes. Okay, that's great. That's great to hear about this initiative. So, how many places we have been visited so far in last 2 days, like yesterday and day before yesterday and today? So could you explain it very quickly because we have only 1 minute, and how you feel about meeting with all the people around the world? Yeah. We have already went the Taichung city and Amen County and Yuming County, and today we are in Bordala. And the place we visited today, that was amazing. Alashanko. Alatov Pass. Yeah. Alatov Pass in English. Yeah. Yes. Because in Xinjiang we have too many trade with Central